morning. Good morning. So this is a new chapter which is called Sale of Goods Act. और Sale of Goods Act हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही विस्तार है. ये उसी का एक स्पेशल एक्ट है और क्योंकि हम ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक सुन चुके हैं तो उसके बाद इसको ग्रास्प करने में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए. हाउएवर आपके पूरे 7 चैप्टर्स में से ये सबसे डिटेल्ड बारीक चैप्टर है और ये इसके जो केस स्टडीज़ आती हैं वो काफ़ी समझ डिमांड करती हैं और दैट इज़ वाई आप बहुत अलर्ट रहिएगा और सिंगल क्लास भी स्किप मत कीजिएगा. लाइव फेस टू फेस दोनों में से किसी भी मोड में पढ़ें, बट रिकॉर्डेड लेक्चर की जगह आपको कोशिश करना चाहिए कि आप फेस टू फेस या लाइव ही अटेंड करें, लाइव क्लास. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले बेटा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 76 से लेके 123 तक इसी में उसके प्रावधान समाये हुए थे. आप लोगों को सबको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आ गया था. उस वक्त अलग से ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि पार्टनरशिप एक्ट बनाया जाए और सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया जाए, तो एक ही कॉमन एक्ट बन गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, लोगों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बढ़ने लगी, लोगों के जैसे जैसे झगड़े बढ़ने लगे, तो ऐसा लगा कि बायर और सेलर के लिए कोई रूल बनाने ज़रूरी हैं. और जब ये बात लगी तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 76 टू 123 संशोधित करके 1 जुलाई 1930 को सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया. तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डे नंबर 1 और इसमें आप ऐसा ही चार्ट बनाइए जैसा मैंने बनाया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 76 टू 123, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 76 टू 123 ही निकल के बना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इसकी डेट थी 1 जुलाई 1930. ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम उस वक्त भी आज़ाद नहीं हुए थे, तो जैसा ब्रिटेन का लॉ था वैसा ही ये लॉ भी बन गया. तो दिस इज़ अ स्पेशल एक्ट. ये एक स्पेशल एक्ट है मेरे बच्चे. स्पेशल और जनरल में एक अंतर होता है विच आई विल शेयर विद यू. सो 1 जुलाई 1930 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के ये एक्ट बना एक स्पेशल एक्ट. और बात समझने की ये है कि हम उस वक्त भी ब्रिटिशर्स के अधीन थे एंड दैट्स वाई ये पूरा का पूरा ब्रिटिश जैसा ही बन गया लॉ. हालांकि उनकी कंडीशंस और हमारी कंडीशन काफ़ी अलग हैं, फिर भी ये वैसा बना हुआ है, आज तक चल रहा है. सो हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहली बात जो हमने पढ़ी वो ये कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकला हुआ हिस्सा है, तो वहाँ के बेसिक नियम यहाँ आपको काफ़ी काम आएंगे. अब स्पेशल एक्ट और जनरल एक्ट में क्या अंतर होता है ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से. आपको कभी अगर सपोजिंग बुखार आता है या खांसी जुकाम होता है तो आप किसी भी जनरल फिजिशियन के यहाँ चले जाते हैं और आप जो वो दवाई देते हैं वो आप ले लेते हैं. बट कभी ईश्वर ना करे आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो और हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो आप फॉर श्योर हड्डी के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे या जनरल फिजिशियन से बुखार की दवाई लेके आओगे. तो जब आपकी सिचुएशन स्पेशल है, यूनिक है, उसमें एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हो और उस वक्त आपके स्पेशलिस्ट कहें कि दवाई नंबर ए लेनी है और आपका जनरल डॉक्टर कहे दवाई नंबर बी लेनी है. एक ही मर्ज के लिए 2 अलग दवाइयाँ ए और बी दे रहे हैं, आप कौन सी दवाई लेंगे? तो हमेशा स्पेशलिस्ट की राय किसी जनरलिस्ट की राय के ऊपर रहती है. तो यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका ये मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यदि कोई बात कहे, उसी मुद्दे पर स्पेशल एक्ट कोई दूसरी बात कहे, तो हम स्पेशल एक्ट की मानेंगे. एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 11 कहता है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, जबकि
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 30, अभी आप पढ़ेंगे, कुछ ने पढ़ लिया होगा, कहता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनर को पार्टनरशिप में लिया जा सकता है, परंतु सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। तो इंडिया का एक लॉ कह रहा है कि माइनर को आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है, और दूसरा कह रहा है उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, बस उसको प्रॉफिट देना, लॉस मत उससे वसूल करना। तो हम किसकी सुने? हमको पार्टनरशिप एक्ट की सुननी पड़ेगी अगर पार्टनरशिप की बात हो रही है तो विशिष्ट परिस्थितियों में जनरल और स्पेशल में से दोनों में बात में विरोधाभास हो तो आप किसको सुनेंगे? स्पेशल। ये एक बात अपने दिमाग में आप रखिएगा। अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल, माइनर का केस जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है वॉइड है। सेक्शन नंबर 11 कहता है कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जबकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 30 कहता है कि माइनर को पार्टनर बनाना अलाउड है। तो पार्टनरशिप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक तरफ कोई कॉन्ट्रैक्ट को सही कह रहा है, एक तरफ कोई उसको ठीक नहीं कह रहा है। तो हमको जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी है। हम बात क्या पढ़ रहे हैं कि स्पेशल एक्ट हमेशा जनरल एक्ट के ऊपर होता है। जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में दोनों में बात में क्लैश आ जाए तो आपको किसकी सुननी है? प्रिंसिपल, द हेड सीनियर मोस्ट अथॉरिटी। तो ऐसा ही यहाँ पर है। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? छोटा सा पॉइंट है, एग्जाम के लिए भले ही नहीं क्वेश्चन है, बट आपकी लॉ की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखा है इट्स अ सेंट्रल एक्ट। आप सभी को पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और एक केंद्रीय सरकार है, तो ये केंद्रीय सरकार द्वारा पारित लॉ है और ना कि राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब राज्य स्तरीय लॉ हैं, जबकि ये स्पेशल आपका केंद्रीय सरकार द्वारा पारित है। बताइए दो आपके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा, और उनका हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कोई सेंट्रल एक्ट जो होता है उसको प्रेसिडेंट सर पास करते हैं, और जो स्टेट लेवल का एक्ट होता है उसको उस राज्य के गवर्नर पास करते हैं। महाराष्ट्र का अलग एक्ट होगा, मध्य प्रदेश का अलग एक्ट होगा, तो दोनों जगहों पे नियम अलग अलग चलेंगे किसी भी एक मुद्दे पर। तो स्टेट एक्ट अलग होता है और सेंट्रल अलग होता है। तो सेंट्रल पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये बात कहने में इसलिए आती है क्योंकि जब आर्टिकल 370 पास नहीं हुआ था तो कई एक्ट हमारे पाकिस्तान के जस्ट बॉर्डर से लगे हुए कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस एरिया पे अप्लाई नहीं होते थे, और जस्ट हमारा एरिया ऑफ कश्मीर में भी अप्लाई नहीं होते थे। बट अब आर्टिकल 370 आ चुका है एंड कश्मीर इज अभिन्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो अब सारे इंडिया के लॉ वहाँ भी अप्लाई होते हैं। क्लियर? ये सब एग्जाम के लिए नीडेड नहीं था, बट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए नीडेड है। एग्जाम के लिए लिखिए पहला महत्वपूर्ण सेक्शन नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ सेल। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जैसे पार्टनरशिप में सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन है ऑफ सेल। हेडिंग लिखिए सेक्शन नंबर 4, डेफिनेशन की सेल एग्जैक्टली है क्या। बस आपको वर्ड लिखना है सेक्शन 4, डेफिनेशन ऑफ सेल, और बस पेन नीचे रखना है। सेल एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहली बात यहाँ लिखी है कि सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो बताइए जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए कि नहीं? तो आप मुझे याद करके बताइए सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आपने 10 एसेंशियल पढ़े, फटाफट बोलिए। पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9। गुड, आपको इतना याद है, ये खुशी की बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। सो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एसेंशियल होने चाहिए, वैसे ही सेल में भी पूरे एसेंशियल होने चाहिए ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
नाउ आगे क्या लिखा है, वेयर बाय, जहां एक सेलर मतलब एटलीस्ट एक व्यक्ति है जो गुड्स को बेच रहा है, ट्रांसफर्स मतलब वो दे रहा है, और अग्रीज टू ट्रांसफर या तो अभी के अभी हाल फिलहाल किसी को दे रहा है गुड्स, या फिर कह रहा है कि बस मैं दे रहा हूं तुमको गुड्स, कल दूंगा परसों दूंगा। प्रॉपर्टी इन गुड्स, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब अचल संपत्ति नहीं है, जैसे हम बिल्डिंग को प्रॉपर्टी बोलते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, लिखना नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। ओनरशिप दे रहा है गुड्स में, किसको, बायर को, जो दूसरा पक्षकार है उसका नाम है बायर, और किस बदले में, कंसिडरेशन क्या है, फॉर अ प्राइस। फिर से सुनेंगे, पुनः सुनेंगे, लिखेंगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ अंदर लेंगे। सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय अ सेलर क्या करता है, ट्रांसफर्स मतलब अभी के अभी दे रहा है सामान, या अग्रीज टू ट्रांसफर। बताइए, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, हम दुकान पे जाके एडवांस देते हैं, वो कहते हैं परसों सामान ले जाना, हाँ या ना। तो जब सामान ही नहीं है तो आज हमको उसकी ओनरशिप कैसे मिलेगी, ओनरशिप कब मिलेगी, फ्यूचर में। इसलिए वो कह रहा है या तो अभी दे देगा, और सामान रेडी नहीं है तो एग्री कर रहा है कि मैं दूंगा, क्या दूंगा, प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग वाली प्रॉपर्टी है या मालिकाना अधिकार। सो वो प्रॉपर्टी दे रहा है किस चीज में, गुड्स में, मतलब बिल्डिंग्स पर ये लॉ नहीं लगता, इट्स ओनली फॉर गुड्स। किसको दे रहा है, बायर को। तो आपको दो पक्षकार दिख गए, सेलर और बायर। एक व्यक्ति खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड से नहीं कह सकता ये पेन है मैंने तुम्हें बेचा, तुम मुझे पैसे दे दो, राइट। एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए, दो। और ये लास्ट में मूल्य की बात की गई है, इसका मतलब बिना मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता सेल का। बिना मूल्य के कोई दुकानदार अगर आपको कोई सामान फ्री में दे रहा है तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इतना अहम है प्राइस। तो अब आप अभी भी शांति से सुनते रहेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है, वो किस चीज को बता रहा है, उसने शुरुआत की पहली लाइन क्या कही है। जैसे ही वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया आपके दिमाग में खटखट खटखट खट 10 पॉइंट आ जाना चाहिए कि सेल जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जैसे 10 एसेंशियल थे वो पूरे होने चाहिए, जिसका एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि अगर एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी, ये है 30 इयर्स का, ये है 15 इयर्स का, बताइए ये वैलिड है या वॉइड। क्योंकि हमने भले यहाँ नहीं लिखा कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, बट ये तो लिख दिया ना कि कॉन्ट्रैक्ट के सारे नियम फॉलो करना। तो कॉन्ट्रैक्ट के नियम में तो होता ही नहीं है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इसलिए बिना कहे भी सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो इस पे लागू हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हो जाइए कॉर्नर, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको, ये एक गन है मान लीजिए, और मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो ये स्मगलिंग करके मैंने मंगाई है गन, और ये मैं आपको बेच रही हूँ। बताइए, मैं सेलर हूँ, वो बायर है, दोनों मेजर हैं, बट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? वाई नहीं? एग्जैक्टली यहाँ नहीं लिखी ये बात, बट अंडरस्टूड है कि एक लाइन कह दी हमने कि असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, और तुम फिर से बताओ इसमें क्या दिक्कत है कि मैं तुम्हें ये गन बेचूं। तो बस पर्पस लीगल होना ना होने के कारण हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। अब वॉइड होने से क्या हुआ कि मैंने तुम्हें गन दे दी, गन 5 लाख की थी, तुम लेके फरार हो गए और मेरे को पैसे नहीं दे रहे। क्या मैं कोर्ट में जा पाऊंगी? क्यों नहीं जा पाऊंगी? लॉफुल पर्पस ही नहीं है। कोर्ट जब एप्लीकेशन लिखने को कहेगा कि कौन से सेक्शन में मैडम आप अप्लाई कर रही हैं, कंप्लेंट लिखते समय सेक्शन लिखना पड़ता है, तो मैं लिखूंगी जज साहब सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उधर जाऊंगी तो उधर भी मरूंगी, सेल में आऊंगी तो भी मरूंगी, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, इलीगल गन बेच रहे हो आप, तो आपका पर्पस ही गलत है, आपकी कंसिडरेशन ही गलत है, ये सामान गलत है ना, हाँ या ना। तो बिना कहे भी इतनी सारी बातें अंडरस्टूड हैं, इसीलिए जो लोग भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं उनका बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू के 3-4 टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? सिट डाउन एवरीवन, आई मीन एवरीवन लिसन अगेन, मन में दोहराएंगे। इट इज अ वेयर बाय ट्रांसफर्स, और तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि
ट्रांसफ़र करने का मतलब मैं किसी मोबाइल की दुकान पे गई, मैंने कहा मुझे ब्लैक कलर का मोबाइल चाहिए, उनके पास मोबाइल था तो उन्होंने मुझे उसी वक्त दे दिया, तो मुझको मालिकाना अधिकार मिल गया। बट उनके पास ब्लैक मोबाइल नहीं था, उन्होंने कहा मैडम पैसे तो दे दीजिए, अगले हफ्ते आके लेके जाइएगा। तो ये सेल अभी पूरी नहीं हुई है, वो मुझसे कह रहे हैं अगले हफ्ते आइएगा और हम आपको तब देंगे। तो मैं मालिक कब बनूंगी? तो लॉ कह रहा है कि आज मालिक बनो या फिर आने वाले दिनों में बनो, बट मालिकाना अधिकार ट्रांसफर होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं transfers or agrees to transfer property in goods. What's the meaning of the word property? यहाँ ownership in goods, बड़े ही स्पष्टता से कहा है goods, मतलब goods के अलावा जो चीज़ अचल संपत्ति है उस पे ये लॉ कवर्ड नहीं है, इंडिया में उसका दूसरा लॉ है। किसको दे रहे हैं? टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब आप लिखिए, पेन उठाइए और सेक्शन नंबर 4 की डेफिनेशन दिल में भी लिखिए, रजिस्टर पे भी लिखिए और ता जिंदगी के लिए लिखिएगा। जब आप आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे कोई भी डेफिनेशन उठा के पूछी जा सकती है, और जो मुख्य डेफिनेशन है जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पार्टनरशिप क्या है, सेक्शन 4, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेल क्या है, सेक्शन 4, ये तो कंठस्थ होना चाहिए ता जिंदगी के लिए। ये मत कहना फाउंडेशन हो गया तो डेफिनेशन भी भूल गए। इट्स नॉट कवर्ड इन दिस एक्ट, उसका इंडिया में दूसरा लॉ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। सो सेक्शन 4 नीट एंड टाइडी नोट्स बनाइएगा, सुंदर नोट्स बनाइएगा, आपको हमेशा ये काम आएंगे। सेक्शन 4, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby a seller transfers or agrees to transfer property in goods to the buyer for a price। एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड लिख के आनी है ये वाली डेफिनेशन, याद रखिएगा। मैं हमेशा आपको समझा रही हूँ, हेडिंग जो पॉइंट्स हैं वो सेम लिखना है, डेफिनेशन सेम चिपकाना है, सेक्शन नंबर कोट करना है, अंदर का मैटर आप खुद लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं घोंटना है, बट डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखना है, डेफिनेशन में नो खुदाई। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक सीए को मेमोरी और समझ दोनों चाहिए। जब हम इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने जाते हैं, लंबा चौड़ा केस लेके जाते हैं, वो आपको सिर्फ 2 मिनट देते हैं, जल्दी जल्दी बोलो अपनी बात 2 मिनट में। उस समय आपका कोई एआई, चैट जीपीटी, मोबाइल कुछ नहीं चलता है, आपकी अकल चलती है और आपका वचन चलते हैं। तो आपको बोलना भी आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े कंप्यूटर पे एनालिसिस करने की तो आपको वो भी आना चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूट मेमोरी को भी साथ लेके टेस्ट करती है। सीए ये बोल ही नहीं सकता कंप्यूटर है तो मुझे कुछ याद रखने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसे भी मौके आते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं होता, वो आपको अंदर मोबाइल भी नहीं ले जाने जाते, ना कोर्ट में ना कमिश्नर ऑफिस में। तो फिर आप वहाँ पर क्या करोगे बिना मोबाइल के? खुद ही को करना पड़ेगा ना सब। तो इसलिए मेमोरी भी टेस्ट करती है इंस्टीट्यूट। बच्चे कहते हैं इंस्टीट्यूट मेमोरी क्यों टेस्ट करती है जब हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, एआई है, चैट जीपीटी, वाई शुड बी लर्न सेक्शन? क्योंकि अभी भी इंडिया में 50 साल तक जितने जिंदगी आप यूज़ करोगे डिग्री, तब तक मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए सेक्शन नंबर सबको याद करना है। तो आगे लिखेंगे असेंट फीचर्स, फटाफट ये आप मेरे साथ भी लिखते जाएंगे। दे आर वेरी सिंपल, वेरी इजी, सुनते जाइए, समझते जाइए। पहला पॉइंट, every contract of sale must have all essential elements of a valid contract। Do you think मुझे इसको बताने की ज़रूरत है? एकदम स्ट्रेट पॉइंट है, फटाफट लिखिए, फास्ट, राइटिंग स्पीड तेज, सब ऐसा लिखिए जैसे एग्ज़ाम के आखिरी घंटे में लिख रहे हैं, एकदम तेज स्पीड। Writing speed तेज। Every contract of sale must have all essential elements। I have already explained। Second point, minimum 2 parties। बोलने की ज़रूरत कुछ? क्या इन दोनों पार्टीज में से कोई माइनर हो सकता है? नहीं। इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं। अनसाउंड माइंड हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो वैसे ही मना कर दिया उधर लोगों ने। हाँ बच्चे, इस पे आ सकता है, एक आध बार आया है डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेल।
फर्स्ट पॉइंट, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लाइन छोड़ छोड़ के लिखिए, एग्जाम वाले दिन आपको समझ में आ पाए ऐसा लिखिए। मिनिमम 2 पार्टीज, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बायर एक सेलर, खुद आदमी खुद को कुछ सेल नहीं कर सकता। तीसरा, इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। प्लीज़ टेल मी, सभी बच्चों को क्लास में पता है क्रेडिट सेल क्या होती है, सबको पता है कैश क्या होती है, तो दोनों ही शामिल हैं सेल में। कुछ भी चलेगा, आप पैसे अभी दे दो, कुछ दिन बाद दे दो, पैसे देना ज़रूरी है। फोर्थ, subject matter must necessarily be goods only, immovable property and services not covered. एग्ज़ाम में भी आप सेम भाषा लिख के आ सकते हैं। अगर 7 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन के बाद अगर आप ये जो मैं आपको 7-8 पॉइंट लिखवा रही हूँ इनको लिखते हैं एक एक लाइन छोड़ के, तो आपका पूरा एक पन्ना भर जाएगा। इंस्टीट्यूट पन्ने नहीं देखती, इंस्टीट्यूट वर्ड्स नहीं देखती बोर्ड की तरह, जितना ज़रूरी है उतना पूरा लिखना होता है। कभी कभी 7 नंबर के क्वेश्चन में 1-2 ही पैराग्राफ में काम हो जाता है, और कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 पन्ने लग जाते हैं। तो पन्नों से मत कंफ्यूज होइए, कितना मैटर ज़रूरी है वो लिखिए। क्या आपको कोई भी कंफ्यूजन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट में? आई डोंट थिंक सो। फोर्थ पॉइंट आप मुझे बताएंगे, सब्जेक्ट मैटर मस्ट नेसेसरीली बी गुड्स ओनली, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज नॉट कवर्ड। कौन बताएगा मेरे को? यस प्लीज़। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक बिल्डिंग बेचूं और अपना झगड़ा हो जाए तो क्या अपन कोर्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत अप्लाई कर पाएंगे? तो कैसे अप्लाई करेंगे? दूसरा लॉ है उसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। एवरीबडी इज क्लियर? ऑनलाइनर्स, आर यू क्लियर टिल हियर? ठीक है। इवन सर्विसेज कवर्ड नहीं है, इवन सर्विसेज कवर्ड नहीं है, गुड्स ही कवर्ड हैं, गुड्स ओनली। फिफ्थ लिखिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज असेंशियल। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओनरशिप? मालिकाना अधिकार। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज असेंशियल। हिंदी में इसका मतलब दैट मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है मेरे बच्चे। मतलब किराए पे देना इस लॉ में कवर्ड नहीं है, प्लेज इस लॉ में कवर्ड नहीं है, बेलमेंट इस लॉ में कवर्ड नहीं है। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्योंकि आपने अभी देखा थोड़े दिन पहले कि प्लेज और बेलमेंट तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड है। बोलो हाँ या ना? तो इस लॉ में अगर झगड़ा होता है बेलर बेली में तो यहाँ नहीं आएगा। कौन से लॉ में जाएगा? प्लेज में सेक्शन 172 में जाएगा, वो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमको नंबर क्यों चाहिए? जब कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होती तो नंबर लिखना पड़ता है कि मैं इस सेक्शन के तहत कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? कोर्ट जाके ऐसा नहीं होता दोस्ती यारी के जज साहब सुनना यार इसने ऐसा कर दिया कर दो इसको, देख लो यार, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू राइट अ फॉर्मल कंप्लेंट। ओके, इसलिए इंस्टीट्यूट आपकी ड्राफ्टिंग पे आपने नोटिस किया कितना जोर दे रही है। चैट जीपीटी आ चुका है, एआई आ चुका है, फिर भी जो कोर्ट में ड्राफ्टिंग लगती है ना वो सदियों तक सीए और लॉयर ही कर पाएंगे। वो बस की नहीं है कि अपनी इंडिया के कोर्ट को एआई समझ ले। और कहीं हो सकता है एआई चल जाए, इंडिया के कोर्ट में तो नहीं चलने वाला। तुम लोग घबराए मत करो। बच्चे घबरा के बोलते मैं अपनी नौकरी चली जाएगी एआई आ गया तो। इतने शानदार कॉम्प्लिकेटेड लॉ हैं इंडिया के कि उसको इंडिया का सीए ही समझ सकता है। तो बस की बात नहीं है कि उसको एआई समझ ले। चलो लिख लिया ये। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को एक और वर्ड लिख लो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मालिकाना अधिकार ट्रांसफर करना। टाइटल, टाइटल का मतलब होता है स्वामित्व। टाइटल का मतलब होता है स्वामित्व। ट्रांसफर ऑफ टाइटल भी बोलते हैं, ओनरशिप को टाइटल भी बोलते हैं बेटा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब है स्वामित्व। बेटा ये मोबाइल किसका है? तो इसका टाइटल किसके पास है? क्या तुम इसको उठा सकते हो या यूज़ कर सकते हो इसके पूछे बिना? नहीं, क्योंकि टाइटल किसके पास है? इसके पास। इसने तुम्हें बेचा तो तुम्हारे पास क्या ट्रांसफ़र हो गया? टाइटल। तो टाइटल वर्ड का मतलब है स्वामित्व। टाइटल वर्ड का मतलब है स्वामित्व। विच पॉइंट कुशाग्र? कुशांग विच पॉइंट बेटा? लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इसका
बेटा सेल में मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, जैसे कि मैं किसी को अपना लैपटॉप किराए पे दूँ, जैसे कि मैं अपनी कार किसी के पास गिरवी रखूँ, जैसे कि मैं अपना कोई बैग किसी को बेलमेंट में दूँ, वो सब इस लॉ में कवर्ड नहीं है। यहाँ सिर्फ बेचना खरीदना ही कवर्ड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्सचेंज ऑफ प्राइस इज असेंशियल। 6 पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ कीमत बहुत असेंशियल है। चाहे अभी दे दो, चाहे प्रॉमिस कर दो कि कब दोगे, बट बता दो, चाहे दे दो अभी। जैसे हम किसी सब्जी वाले के पास गए, हमने 1 किलो भिंडी खरीदी और उसी वक्त पैसे दे दिए। और प्रॉमिस का मतलब, हम एक टीवी के स्टोर पे गए, 50,000 की टीवी थी, हमारे पास पैसे पूरे नहीं थे, तो हमने कहा भैया 40,000 ले लो, 10,000 अगले हफ्ते देते हैं। तो बता दो कब दोगे, उधार भी चलेगा बट प्राइस तय करना ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द प्राइस। सो एक्सचेंज ऑफ प्राइस इज असेंशियल। एक्सचेंज ऑफ, हिंदी में ज़रूर लिखना, पूरा सोगा आपके पास जितना इंग्लिश लिखा है एटलीस्ट 1/4 तो हिंदी में लिखा होना चाहिए, नहीं तो उड़ जाएगा वो। जो आपको समझ में आई ना बात, वो आप ज़रूर लिखना। एक्सचेंज ऑफ प्राइस इज़ असेंशियल। मैंने बोला कीमत तय होना ज़रूरी है। अभी दो या ना दो इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बाद में दे देना, मगर देना ज़रूरी है। प्योर बार्टर इज़ नॉट कवर्ड हियर। Who will tell me what is barter exchange? Yes, please. Yes, beta. Good. बार्टर एक्सचेंज में हम सामान के बदले सामान देते हैं, वहाँ रुपयों का उपयोग नहीं होता, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कह रहा है लक्ष्मी जी का आदान प्रदान होना ही चाहिए, चाहे 1 रुपये का ही क्यों ना हो, होना चाहिए। सामान के बदले सामान, अगर झगड़ा हुआ, इस लॉ में नहीं सुनेंगे आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले जाना, इस लॉ के लिए आपको रुपए का एक्सचेंज ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी में लिखते चलना बेटा। मैं इसका एक एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, इसी पॉइंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ए ने अपनी पुरानी बाइक बी को दी और बी ने उसके बदले में अपना स्कूटर, वो यूज़ नहीं कर रहा था, उसे दे दिया। दोनों में झगड़ा हो गया। बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे या सोगा में? क्यों जाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ मात्र क्या है, बार्टर। बार्टर क्यों है? क्योंकि उन्होंने सामान के बदले में सामान एक्सचेंज किया है, रुपया का कोई रोल ही नहीं था। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सिमिलर एग्जाम्पल एक और देती हूँ, आप भी ये छोटे छोटे लिख सकते हैं। ए ने बी को बाइक दी, वो बाइक 50,000 की वैल्यू की थी, तो बी ने अपना स्कूटर दिया, वो स्कूटर 30,000 की वैल्यू का था, तो बी ने कहा मैं 20,000 कैश भी जोड़ के दे देता हूँ। बताओ अब झगड़ा हो गया तो कहाँ जाएगा? ये सोगा में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पैसे इन्वॉल्व होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। थोड़े से ही भले ही पैसे एक्सचेंज हो, बट पैसे एक्सचेंज होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में पैसों का कोई रोल ही नहीं था। फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों सिर्फ सामान दे रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल में पहला वाला तो सामान दे रहा है, पर दूसरा वाला सामान के साथ थोड़े से पैसे दे रहा है, तो वो थोड़े से पैसों के चलते वो सेल बन गया। सेकंड एग्जाम्पल में मेरे ए ने बी को बाइक दी, वो 50,000 की वैल्यू की थी, बाइक की एक मार्केट वैल्यू होती है ना, और बी ने ए को स्कूटर दिया, पर स्कूटर पुराना था तो 30,000 का था, तो उसने कहा भाई मेरी बाइक की वैल्यू ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा का क्या करेगा, तो उसने कहा लो कैश ले लो। तो जैसे ही कैश घुस गया तो सेल हो गया। ये सेल इसलिए हो गया क्योंकि एक स्कूटर का मालिक बन गया, एक काय का मालिक बन गया, बाइक का। तो 6 पॉइंट क्या पढ़ाया मैंने? एक्सचेंज ऑफ प्राइस इज असेंशियल। चाहे पेड अभी दे दो या प्रॉमिस कर दो कि कब दोगे,
मतलब क्रेडिट सेल, बट जरूरी है देना, तय होना ज़रूरी है, और बार्टर पूरी तरह से प्योर बार्टर कवर्ड नहीं है। Seventh point, contract of sale may be absolute or conditional. Contract of sale may be absolute or conditional. जो लोग मेरे साथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हें याद होगा एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पूरी शर्तें मान लेना, हाँ या ना, और कंडीशनल का मतलब होता है अपनी कोई शर्त चिपका देना, बोलो हाँ या ना। तो सेल जो है उसमें ये भी हो सकता है कि दोनों लोग पूरी की पूरी बात एज इट इज़ एक दूसरे की मान लें, और सेल में कंडीशन लगाना भी अलाउड है सेकेंड पार्टी द्वारा। हिंदी में लिख लो इस बात को, सेल में कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड नहीं है। तुम्हें याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, एक व्यक्ति ऑफर देता है तो दूसरे वाले को पूरा सुनना पड़ेगा, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, अपनी शर्त जोड़ोगे बीच में से तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, वो बात अलग थी, वो दूसरा लॉ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक्सेप्टर कंडीशन भी लगा सकता है। हाँ, जैसे मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हें अपना मोबाइल 10,000 रुपये में बेचना चाहती हूँ इन कैश, तुमने कहा मैं खरीदने को तैयार हूँ पर मैं चेक दूंगा 1 हफ्ते बाद का, क्योंकि मुझे तो बेचने की बहुत जल्दी थी। मैंने कहा चल ठीक है, तो तुमने नई कंडीशन जोड़ दी जो मैंने नहीं कही थी, तो ये अलाउड है, बायर और सेलर दोनों लगा सकते हैं, बोथ पार्टीज। बायर तो सेलर तो खैर हमेशा ही लगा सकता है, वो तो पहले ऑफर दे रहा है ना, तो वो तो लगा ही सकता है। तो दोनों पक्षकार कंडीशन लगा सकते हैं, दोनों को सहमति होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी, दोनों सहमत नहीं होंगे तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, बोलो हाँ या ना। नहीं बच्चे, विकास तुमने पूछा वो पिछले एग्जाम्पल में 20,000 बाइक में की जगह वो कहता मेरी टीवी भी ले लो साथ में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि सामान सामान ही एक्सचेंज हो रहा है ना, बिना पैसों के नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। 7th वाले पॉइंट में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है भाई, हिंदी में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, हिंदी में बोल देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात कह रहा है, दूसरा व्यक्ति एज इट इज स्वीकार कर रहा है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तुम खड़े हो बच्चों, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें ये पेन बेचना चाहती हूँ 10 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का चाहिए, 1 रुपये का नोट चाहिए, 8 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दोगे चलेगा। तो मैंने कितनी कंडीशन लगा दी, 3। क्या तुम बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन लग सकती है? तुम्हें स्वीकार है तो हाँ बोलो, और नहीं है तो मना कर दो। तुम ये नहीं कह सकते कि आप 1 रुपये का कैश और 1 रुपये का ऐसा क्यों मांग रही हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेकेंड पार्टी कंडीशन नहीं लगा सकता, कंडीशन अगर वो लगाता है तो वो क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर, हाँ या ना। अब उसको साइड में रख दो। अगर अपने बीच में सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता, मैंने कहा मैं तुम्हें ये पेन 10 रुपये का बेचना चाहती हूँ, मुझे अभी 10 मिनट में कैश चाहिए, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, या तुम्हें कुछ कहना है। इसने कहा 10 रुपये का नहीं, मैं 5 का लूँगा, तो ये अपनी कंडीशन लगा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को तो जल्दी है पैसे भेजने की, 5 ही दे दो, ठीक है। तो सेल में कंडीशन लग सकती है, इतनी सी बात है, ज़्यादा लोड मतलब इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, बैठ जाओ। सेल इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू सेल। सेल इंक्लूड्स, ये पॉइंट थोड़ा दमदार है, इसके लिए तो पूरी एक क्लास लगेगी अगली वाली, जिसमें हम एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है ये पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ पॉइंट लिख लो। सेल इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू सेल। सेल इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू सेल। 8 पॉइंट करो अंदर फटाफट, डेफिनेशन के साथ। मैं पूछूंगी क्लास में 3 लोगों से, जल्दी जल्दी दिमाग में घुसाओ डेफिनेशन के समेत। बोलो डेफिनेशन मेरे साथ सभी लोग। सेक्शन नंबर 4, सेल इज अ whereby transfers or property in। चलिए वन मोर टाइम, व्हाट इज अ सेल? सेल इज अ whereby transfers or property in to the or a। क्या रेंट
is covered in sale? Bailment? Pledge? Credit sale? Credit sale? Cash sale? Barter? Pledge? पूरा ही बोलना पड़ता है। चलिए एक छोटी सी बात आपके साथ और डिस्कस करती हूँ। अभी हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा? अब जरा ऑनलाइनर्स के डाउट सुन लें। अरे यार तुम कहाँ हैं यार, ये अनसाउंड माउंट बना रहे हो किसी को। एक बोल रहा है 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैम, बट उतनी देर में एक पागल हो गया। मोहित भाई अभी समझेंगे तुम्हारी बात को भी, चिंता मत करो, तुम्हारी बात को भी समझेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे सेक्शन नंबर 5, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी मूल समझ के लिए है इस चैप्टर की। हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, सेक्शन नंबर 5। अभी हमने 4 पढ़ा था, अभी हम 5 पढ़ रहे हैं। इस नंबर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 4 वाला ज़रूरी था। ये समझ ज़रूरी है आपके लिए, ये एग्ज़ाम के एंगल से नॉट नीडेड। How is a contract of sale made? Section number 5. How a contract of sale is made? Section number 5. How a contract of sale is made? Section number 5. चलिए अब फिर थोड़ी देर के लिए आपको पेन नीचे रखने होंगे ताकि आपका ध्यान से सुनने पे रहे। ऑनलाइनर्स आपको स्क्रीन दिख जाती तो आपको लगता है कि मैम से निगाह बचा लो, अपन तो दिख नहीं रहे हैं, लिख लो, बट वो सुनने में असर आ जाता है। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। 4 डब्बे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट। सुनने की अवस्था में है एवरीवन? तो बच्चे सेल का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसमें कुछ अहम बातें आपको बताने जा रही हूँ जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। जैसे हम किसी मोची से जूते पॉलिश कराने के लिए गए, 5 रुपये उसने हमसे मांगे, हमने उसको 5 रुपये का सिक्का दिया, उसने हमारा शू पॉलिश करके दे दिया, बात ख़त्म हो गई, ओरल कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। तो ये एक लिखित में नहीं हुआ। हम सब्ज़ी वाले के पास गए, हमने कहा कि भैया नींबू दे दो, मम्मी ने मंगाया है। तो 5 रुपये का उस समय नींबू चल रहा था 2, तो उसने 2 नींबू दे दिए और 5 रुपये हमसे ले लिए। हमने कोई लिखित में कुछ नहीं किया। तो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। आप सभी लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इतना तो जान ही चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टीज़ में एक मत होना चाहिए, कंसेंसस एंड फ्रीडम होना चाहिए। एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, कन्फ्यूजन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सब कुछ स्पष्ट रहे, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है। और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओरल और राइटिंग दोनों अलाउड है। सेकंड नंबर पे लिखा है डिलीवरी। उसी वक्त सामान उठा के ले जाओ, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। उसी वक्त सामान उठा के ले जाओ, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। आप खड़े रहिए लास्ट बेंच। आपका स्टोर है जहाँ पे आप टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं। मैंने आपके स्टोर से 50,000 रुपीज़ का फ्रिज खरीदा। मैं आपकी दुकान पे 20 जुलाई को आई और मैंने कहा मुझे 50,000 का फ्रिज चाहिए, उस रेंज का दिखा दीजिए जो इस रेंज में आता हो। तो आपने 3 डोर वाला 50,000 का फ्रिज मुझे दिखाया, मैंने आपको पैसे दे दिए। अब आपने कहा कि मैम डिलीवरी कहाँ दिलवाना है? मैंने कहा यार एक्चुअली क्या है, मेरा घर शिफ्ट हो रहा है। मैं पहले रहती थी कोलार रोड पे, अब मैं जा रही हूँ होशंगाबाद रोड पे रहने। तो मैं 3 दिन बाद शिफ्टिंग हो जाए, वहीं डायरेक्ट बुलवा लूँगी। क्या ये प्रैक्टिकली हो सकता है? तो क्या ये कह सकता है नहीं मैडम आपने सामान ले लिया है, खरीद के अभी उठा के ले जाइए? तो इसलिए उसी वक्त डिलीवरी दी जाए, ये कभी भी कहीं जरूरी नहीं है। हो सकता है आप सेम टाइम पे ले लो, हो सकता है बाद में ले लो, मगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, तो मालिकाना अधिकार ट्रांसफर हो गया। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं इस पर इतना स्ट्रेस कर रही हूँ कि डिलीवरी जरूरी नहीं है। बताइए, मैंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, चाहे मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से, हम दोनों में बात तय हो गई कि ये वाला फ्रिज मैं ले रही हूँ, मैंने पैसे दे दिए। अब ये जो पैसे हैं ये तय होना जरूरी है या नहीं? पर क्या उसी वक्त देना जरूरी है? आप उधार भी तो होता है, हाँ या ना? इंस्टॉलमेंट भी तो होता है, हाँ या ना? बट अमाउंट तय होना जरूरी है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस जो मूल्य है वो तय होना जरूरी है, उसी वक्त देना जरूरी नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, क्रेडिट सेल भी होती है, सब चलेगा। और मालिकाना अधिकार ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, बोलो हाँ या ना। तो अब आप मुझे केस बताइएगा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ऑनलाइनर्स कोई डाउट मत पूछिए अभी, ताकि आपस में बातचीत ना हो, सिर्फ मेरी बात सुनिए। मैंने आपको दुकान पे आके 50,000 रुपीज़ दे दिए, अपना डिसाइड हो गया कि ये वाला फ्रिज है, और मैंने आपसे कहा मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? लिखित जरूरी नहीं है भाई, ओरल बातचीत भी चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? हो गया। सेकंड, प्राइस तय हो गई कि नहीं? वो बात अलग है कि मैंने आपको दे दी पर नहीं भी देती तो प्राइस तो तय हो गई थी ना। तीसरा, क्या उसी वक्त उठा के ले जाना जरूरी है? तो मैं नहीं ले गई, तो बताइए इन तीनों काम को, पहले वाले 3 काम होते से ही क्या ट्रांसफर हो गया? तो अब मैं तो चली गई, फ्रिज कहाँ रखा है? मालिक कौन है? और ये है सेलर कौन था? पहले कौन मालिक था? अब कौन मालिक है? और सामान कहाँ रखा है? मैंने क्या कहा है कब लूंगी? मैं 3 दिन बाद आती हूँ, उसके पहले अगले दिन इसकी दुकान में आग लग गई, सारा सामान जल गया, फ्रिज भी गया, पैसे किसके वेस्ट हुए? क्योंकि मालिक कौन था? तो आपको ये समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल यहाँ मत चिपकाइएगा, रियल लाइफ में क्या है वो मत कंफ्यूज होइएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, डिलीवरी हुई हो या ना हुई हो, पैसे डिसाइड हो गए हो, पैसे दिए हो या ना दिए हो, ओनरशिप फिर भी ट्रांसफर हो जाती है। हजम करना पड़ता है इसको, इतनी जल्दी हजम नहीं होता है कि मैम सामान भी वहाँ रखा है फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। हो गई। बताओ ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी, डिलीवरी होना जरूरी नहीं है, प्राइस उसी वक्त देना जरूरी, बस क्या होना जरूरी है? तय होना जरूरी है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और प्राइस हो गई है तय, तो बताइए ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी कि नहीं? और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, सामान उठा के अगला नहीं ले गया है, सामान शोरूम पे ही रखा है, बिना सेलर की गलती के शॉर्ट सर्किट हो गया, सारे फ्रिज उड़ गए, मतलब जल गए, मेरा भी फ्रिज उसी में था, नुकसान कौन भुगतेगा? मैं या ये? मैं, क्योंकि ओनर कौन है? तो मालिक ही नुकसान और फायदे देखता है, लेता है, इसलिए मैं ही मरूंगी और मेरा ही सामान जाएगा। हाँ या ना? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल इधर मिक्स मत कीजिएगा, रियल लाइफ के प्रिंसिपल मिक्स मत कीजिएगा। यही सोगा की ब्यूटी है कि अपने को हजम थोड़ा मुश्किल से होता है। कि अब पता है मजेदार बात, अभी तो मैं आगे और पढ़ेंगे, एग्जाम्पल चेंज कर रही हूँ। मैं आपकी दुकान पे आई, अपने बीच में बात तय हो गई, ये वाला फ्रिज है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। मैं डिलीवरी नहीं लेके गई, हेलो फ्रिज कहाँ रखा है? मैंने कहा मैं पैसे भी 5 दिन बाद दूंगी, पैसे भी नहीं दिए, बट पैसे तय तो हो गए थे। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, फ्रिज डिसाइड हो गया था, भले ही मैं नहीं ले गई थी, पैसे तय हो गए थे, फ्रिज इसके पास था, अगले हफ्ते आना था, दूसरे दिन आग लग गई, तो भी नुकसान कौन बेयर करेगा? मैं। बिना पैसे दिए भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। हजम मुश्किल से होता है, मुझे बहुत टाइम लगेगा आपके दिमाग में घुसाने में। इज दैट क्लियर एवरीवन? धीरे धीरे दिमाग में घुस जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब घुस जाएगा दिमाग। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? वेरी गुड, फिर से बोलो। यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिलीवरी हुई है नहीं हुई है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस तय हो गई है, डी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंदिर की बोली लगा रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइनर्स वाले बोल रहे हैं हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही, एक बार शांति से मैं आपके पास आती हूँ, बिना माइक के जोर से बोलिएगा, क्या समझे आप? शांति। यदि बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिलीवरी गुड्स की हुई हो या नहीं हुई हो, प्राइस फिक्स हो गई है,
यदि पैसे कैश दिए हो या क्रेडिट हो से फिर भी ओनर से ट्रांसफर हो जाएगी। वेरी गुड, ताली हो जाओ भाई के लिए। सिट डाउन। बिना पैसे दिए भी ओनरशिप ट्रांसफर। बच्चे बोल रहे हैं ओके सर। बैठो। तो शांति शांति, तो अब आप इसको लिखिए फटाफट जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, शांति शांति। कहीं कहीं रियल लाइफ में ये बात आपको नहीं दिख जचेगी कि मैम ऐसा थोड़ी होता है, पैसे नहीं ले दिए आपने तो कोई आपको सामान ही काहे को देगा। दे देते हैं लोग आपसदारी में। अभी और भी बहुत पॉइंट्स आए, अरे बहुत पॉइंट आएंगे इसमें। नहीं डाउट मैं बोलूँगी नहीं, मुझे मालूम है जो मैं बोलने वाली हूँ आगे उस पर डाउट है। नहीं तुम्हें लग रहा है वो पीछे का है पर वो आगे का है। अभी वो प्राइस वाला पॉइंट आदर्श आगे आएगा तब और समझ लेंगे। तो मैंने लिखा है कि प्राइस तय होना जरूरी है, प्राइस तय होना जरूरी है। उसी वक्त देना ज़रूरी नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। और ओनरशिप में लिखा है मैंने, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है सेल होते से ही कंप्लीट, भले ही पैसे ना दिए हों। अरे अब सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी शांति धरो जरा। तो बस यहीं पर मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ। हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए हैं? 4 और 5। क्या क्या पढ़ लिया है? 4 और 5। हैप्पी बर्थडे टू यू बता दीजिए कब आता है? सेल की डेफिनेशन से पूरी क्लास कंक्लूड करेगी। सेल इज अ वेयर बाय ट्रांसफर्स और प्रॉपर्टी इन फॉर सेक्शन नंबर याद रहेगा सबको। चलिए कल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि इसमें पेचीदा पॉइंट्स हैं। कृपया करके क्लास मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।